Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम एसएसटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने ईवीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है और सीडीपी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया है, एसएसटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में एसएसटी के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाई गई है और ये सीरीज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो अगले हफ्ते होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आर्थिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक क्रिया। अब इसका डिटेल्स देखते हैं कि द्वितीयक क्रिया होता क्या है। कच्चे माल का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कपास से सूती कपड़ा बनाना या फिर विनिर्मित वस्तुएं जैसे कच्चे माल की तुलना में अधिक मूल्यवान हो जाती हैं। कच्चे माल को अत्यधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलना ही द्वितीय क्रिया कहलाता है। तो द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं? जब हम कच्चे माल को अत्यधिक मूल्यवान उत्पाद में बदल देते हैं तो इस प्रक्रिया को द्वितीय क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे उपभोग है और उत्पादन, वितरण एवं विनिमय, ये सब तरीकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्रिया। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? तो उत्तरी अमेरिका के कबीले को हम क्या कहते हैं? अपैची एवं क्रो कहते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। अपैची और क्रो उत्तरी अमेरिका के कबीले को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? ऑप्शन है कागज उद्योग, पटसन उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एवं खाद्य तेल उद्योग। तो जो सनराइज उद्योग का उदाहरण है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड या फिर दक्षिण अमेरिका का ऑरेंज क्षेत्र, ऑप्शन डी भारत का कश्मीर घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान। ओके, विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अब देखेंगे कि है क्या। विश्व का फल उद्यान भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर रसीले फल जैसे नींबू है, संतरा है, ये इन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? विश्व का फलोद्यान। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाज के नौकायन में सहायता करता है? इसका ऑप्शन है ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हों उसे हम नौकायन क्षेत्र में सहायता कर सकते हैं। या फिर अगला है समुद्री धाराओं का क्षेत्र। नेक्स्ट है उच्च ज्वारीय क्षेत्र या फिर कम ज्वार का क्षेत्र। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उच्च ज्वारीय क्षेत्र, यही क्या करता है? जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? ऑप्शन है समताप मंडल, ऑप्शन बी तापमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल या फिर ऑप्शन डी मध्य मंडल। आपको बताना है कि
कौन सा मंडल है जो पृथ्वी द्वारा जो प्रसारित रेडियो तरंगे हैं उनको वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तापमंडल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और चेक किया करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। अक्सर 60 क्वेश्चन में 50 प्लस आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 50 प्लस सही नहीं होता है तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तब तक देखिए जब तक आपका टोटल क्वेश्चन सही नहीं हो जाता है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? ऑप्शन ए है जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। तो अगर मान लीजिए जानवरों का जब शिकार ही नहीं होगा तब तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं होगा। ऑप्शन बी है निर्वनीकरण तथा भूमि अपरदन चलता रहे। हाँ, ये ऑप्शन राइट हो सकता है। इसके पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे, प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए। तो अगर प्रजातियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो पर्यावरण हमारा संतुलन नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा। अगला है मानवीय गतिविधियाँ प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करते रहें। तो मानवीय गतिविधियाँ से अगर जो पर्यावास है वो अगर कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा, तो भी पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है, अगर निर्वनीकरण और भू अपरदन होता रहेगा तो ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय या फिर दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैया और व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन बी है मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। और ऑप्शन डी है जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल। तो आपको बताना ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो तो पोषणीय सिद्धांत का विकास है, ठीक है, पोषणीय विकास का सिद्धांत है। और बी भी है, लेकिन जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, क्या, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, यही जो है वो दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि जो हमारा पोषणीय विकास का सिद्धांत है ये यही कहता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वह संसाधन बना रहे, मीन्स उसके लिए भी बचा रहे। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा देखेंगे कि सतत पोषणीय विकास होता क्या है। इसके द्वारा संसाधनों का ऐसा संतुलित उपयोग किया जाता है जिससे हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे। वही अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन हमें इस प्रकार करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन उपलब्ध रहे। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी है वही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या था, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। हमें प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन में रॉन्ग वाला ऑप्शन पूछा था, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी है वही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन है 1.5 आवर, ऑप्शन बी 2 आवर, ऑप्शन सी 30 मिनट, ऑप्शन डी 1 आवर। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच ये जो दो शहर है एन और एम, इनके बीच समय का कितना अंतर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटे। अब ये 2 घंटे आया कैसे है, हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। अब देखिए, जो 0 डिग्री देशांतर के दोनों तरफ 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिमी है, तो इन दोनों को जब दोनों अपोजिट साइड में होते हैं तो उसका जो डिग्री को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 15 + 15 30 डिग्री हो जाएगा। और आपको ये पता है कि जब एक डिग्री देशांतर होता है उसे तय करने में कितना समय लग जाता है, 4 मिनट। तो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री देशांतर तय करने में कितना समय लगेगा, 4 × 30 मतलब 120 मिनट।
अब 120 मिनट है, इसको हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 120 मिनट में कितने घंटा होंगे, 120/60। ओके, अब 60 दूना 120, आगे हमारा 2 घंटा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है। ऑप्शन ए है नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित कराने की छूट देता है। ऑप्शन बी संगठित क्षेत्रों के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ऑप्शन सी निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। ऑप्शन डी है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम यह निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है वो यही निश्चित करता है कि जो वेतन होता है वो एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम का मतलब यही है कि जो वेतन होता है वो एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर्टिकल 17। ओके, आर्टिकल 17 के तहत क्या है, अस्पृश्यता जो छुआछूत है इसको किस में लागू किया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 17 है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी धर्म। तो जो भारत है उसमें जो असमानता का मुख्य कारण है वह है गरीबी। ओके, गरीबी के कारण ही क्या दिखती है, असमानता दिखती है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको बताना है कि जो संवैधानिक उपचार है उनका क्या अधिकार है। ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। ऑप्शन बी है न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन डी है संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। तो जो हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो उसका मतलब यही है कि जो नागरिकों का मौलिक अधिकार दिया गया है वो उसकी रक्षा करता है। तो इस तरह से जो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो संवैधानिक उपचार है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आते हैं हम इसके डिटेल्स पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है और इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की मदद ले सकता है। ओके, अब आते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। आपको बताना है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया है उसका मतलब क्या है। फर्स्ट, पुत्रों और पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। अगला है परिवार के केवल पुत्रों या फिर पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी है केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति का संपत्ति में उत्तराधिकार है। तो जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम आया है 2005 के अनुसार इसमें यह कहा गया है कि पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। यही जो ऑप्शन नंबर ए है वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं डिटेल्स में। देखिए लिखा गया है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्रों पुत्रियों तथा उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में जो हिस्सा होता है वो बराबर का होता है। ओके,
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगला वीडियो आता है और उसमें हम और डिटेल्स में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। And in the last, don't forget to subscribe my channel. Thank you.